हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 15 है। इनफैक्ट कहिए कि आज हम लोग भाग 15 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 15 के पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आपको याद हो कि पिछले वाली वीडियो यानी भाग 15 के पार्ट 1 में, जो कि इसका जस्ट पिछला वाला वीडियो था, उसमें भी हमने उदाहरण नहीं देखा था। और आज के इस वीडियो में भी हम लोग उदाहरण नहीं देखेंगे। बस फ़र्क इतना है दोनों में कि उस उदाहरण में यानी जो अब तक उदाहरण हम देखते आ रहे थे, उन सभी उदाहरण में हमारे पास जो भी असमीका को सॉल्व करने के लिए, जो भी असमीका को हल करने के लिए दिया जाता था, वो डायरेक्ट दे दिया जाता था। यानी हमारे प्रश्न में सीधे एक असमीका को दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इसे हल कीजिए, यानी इसका हल समुच्च निकालिए। लेकिन आज के इस वीडियो में यानी भाग 18 के पार्ट 2 में जो भी हम लोग उदाहरण करेंगे वह डायरेक्ट नहीं होगा। हमें सबसे पहले ये जो दिया गया जो प्रश्न रहेगा उसे अच्छी तरीक़ा से पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और उसे समझ के हमें अपने से असमीका को बनाना होगा और उस असमीका को बनाने के बाद हमें उस असमीका को हल निकालना होगा। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सारा उदाहरण हमने कल की वीडियो में यानी भाग 18 के पार्ट 1 में, भाग 15 के पार्ट 1 में हम लोग समाप्त कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाले स्लाइड से शुरू करेंगे, यानी इस प्रश्न से शुरू करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले स्लाइड में हमारे पास जितना भी प्रश्न है, फॉर एग्जांपल जैसे ये रहा प्रश्न, देखिए उदाहरण नंबर 18। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है उसमें सीधे हमें एक असमीका दे दिया गया है और कहा गया है कि आप इसका हल ज्ञात कीजिए। लेकिन जो आज हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं, जो आज हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं, इसमें आप देखें कि इसमें हमें इस पूरे प्रश्न में हमें कहीं भी किसी भी प्रकार का असमीका नहीं दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे और जो हम लोग समझेंगे उससे हम लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोग एक असमीका को बनाने का प्रयास करेंगे और उसी के बाद हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन यानी हल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। प्रश्न यह कह रहा है कि किसी प्रयोग में नमक के अणु के 1 मिलियन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पैमाने पर परिवर्तन सूत्र C = 5/9 × F × 32 है, जहाँ C और F क्रमशः तापमान को अंश सेल्सियस तथा अंश फ़ारेनहाइट में निरूपित करते हैं। हमने तो प्रश्न पढ़ लिया, अब हमने इस प्रश्न को पढ़ के क्या समझा, आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो प्रश्न इतना बड़ा जो लिखा हुआ है, यह प्रश्न का पूरा मतलब यही है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें यह बोला गया है कि एक एसिड का यूज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक एक अम्ल का यूज होने वाला है एक एक्सपेरिमेंट में, एक प्रयोग में, जिसमें ये पहले से कह दिया गया है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो भी नमक के अम्ल का जो टेम्परेचर होगा, जो उसका तापमान होगा, वो कितने के बीच में होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। यानी 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया गया है। उसके बाद यह भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि या कहिए सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, वह फॉर्मूला भी हमें इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में दे दिया गया है। और हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमें कि ज्ञात कीजिए फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया गया है उसको हम लोगों को फ़ारेनहाइट में बताना है। यानी कि जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये दिए गए एक्सपेरिमेंट में, दिए गए प्रयोग में जो टेम्परेचर होना चाहिए एसिड का, नमक के अणु का, वो कितने के बीच में होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए।
तो इसी टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज कर देना है और इसका हल निकाल देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हमने ये प्रश्न को समझ लिया, अब उस प्रश्न से हम कुछ इन्फॉर्मेशन अपने नोटबुक पे लिखे। आप लोगों ने भी लिखा होगा। और वो इन्फॉर्मेशन क्या था कि हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन इस प्रश्न में दिए गए हैं। पहला इन्फॉर्मेशन कि 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, यानी जो भी हमारा जो एसिड यूज होने वाला है एक्सपेरिमेंट में, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहना है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला जो कि किसके लिए यूज होने वाला है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। देखिए, जब भी आपके पास कुछ ऐसा प्रश्न है जहाँ पे सीधे सीधे आपको कोई भी आसमीका ना दिया जाए और उसे सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ के, उसे समझ के, उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है आप उसे अपनी नोटबुक पे लिख लो। उससे क्या होगा, आपको आसमीका बनाने में बहुत ही आसानी होगी। कैसे, देखिए, हमें प्रश्न से यह ज्ञात है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कितने के बीच में होना चाहिए, 30 और 35। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सी है दिखा रहा है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो किस में, सेल्सियस में है। यानी कि हमारे प्रश्न में क्या दिया गया है, जो भी ये नमक के अणु का, जो भी एसिड का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है और कितना बीच में, तो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और 35 डिग्री सेल्सियस से कम। अब ये इन्फॉर्मेशन को हम लोग आसमीका के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप लोग एग्री करते हो? हाँ। अब ये तो हमारा हुआ पहला इन्फॉर्मेशन जो कि हमें दिया गया है। हमारे पास दूसरा इन्फॉर्मेशन भी दिया गया है, वो क्या है, ये फॉर्मूला जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, C = 5/9 × F-32। यह फॉर्मूला क्यों यूज होता है, तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए होता है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हम लिख लिए। अब हम लोग इससे एक नया आसमीका बनाएंगे और उस आसमीका को हल करेंगे और वही हमारा हल आएगा। हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में, उसको हम लोग फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है। तो चलिए कैसे करते हैं उससे हम लोग सीखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे ये वाला हम लोग एक आसमीका बना है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन था, आप क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए कि एक विलियन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। यह एक आपको इस प्रकार से लिख के बता दिया गया है कि टेम्परेचर कितना के बीच में रहना चाहिए। इसी को हम लोग एक के आसमीका का रूप दे दिए और इस प्रकार से लिख दिए। यानी कि हम लोग दिए गए इन्फॉर्मेशन से एक आसमीका तो बना लिए। अब हमें, लेकिन जो हम लोग आसमीका बनाए उसमें सारा टर्म क्या में है, सेल्सियस में, लेकिन हमें फाइंड क्या में करना है, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे C बीच में लिखा हुआ है और यहाँ पे इसी C का वैल्यू आपको नीचे दे दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हो कि यदि हम यहाँ पे इस C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यही C का वैल्यू हमें दिया गया है। तो इस C का आप यहाँ पे C लिखिए या फिर इसका वैल्यू लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है। तो क्यों ना ये जो C का वैल्यू जो प्रश्न में हमें दिया गया है हम लोग यहाँ पे लिख दें। तो यदि हम C का वैल्यू, ये वाला C का मान जो भी यहाँ पे दिया गया है वो यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि 30 > 5/9 × F-32 << 35। और इसको जब यहाँ से देखिए, हमारे पास हमने एक आसमीका ये बनाया था, हमने एक आसमीका ये वाला बनाया था और यहाँ पे हम लोग C का जब हम लोग वैल्यू पुट किए, C का मान पुट किए, तो हमारे पास एक नया आसमीका ये वाला आ गया। अब हमारे पास ये नया आसमीका आ गया। अब हम लोग यहाँ पे, अब देखिए, यहाँ पे जो भी सारा टर्म है वो किस में चेंज हो गया, फ़ारेनहाइट में चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मूला था सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का, हमने वो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया और C के जगह पे हमने उस फॉर्मूला को रख दिया। इससे यहाँ पे जो भी टर्म अब रहा इस रैखिक आसमीका में, जो भी टर्म है वो सारा किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में। अब हम इसको हल करेंगे और यहाँ से हम लोग फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकाल लेंगे। अब ये आसमीका आपके पास मिल गया। अब आप सभी को एक रैखिक आसमीका को सॉल्व करने आता है। हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। तो चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा और यदि आपने इस रैखिक आसमीका को सॉल्व किया होगा तो आप इसे कुछ इस प्रकार से किए होंगे। कैसे? सबसे पहले आप इस रैखिक आसमीका के हर टर्म में 9/5 से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। ऐसा करने से आपको क्या मिला? ऐसा करने से हमें यहाँ पे जो बीच में
जो 5/9 था वो हट गया और हमारा जो आसमिका का जो चिन्ह था वो भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हम लोग एक समान संख्या, एक इक्वल संख्या से हर एक तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने हर एक तरफ 9/5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो नया रैखिक आसमिका बना वो क्या बना? 9/5 इंटू 30 इज लेस देन f माइनस 32 इज लेस देन 9/5 इंटू 35। अब यहाँ पर आप देखिए फिर से हमें क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है, यानी f में। और इस रैखिक आसमिका में आप देखिए कि यहाँ पे f के साथ साथ एक और टर्म लगा हुआ है, वो क्या है? -32। तो अब हमें इस -32 को इस f के साथ जो लगा हुआ है उसको हटाना होगा। तो वो हम लोग कैसे हटाएंगे? तो क्यों ना हम दोनों तरफ फिर से ये हर एक तरफ +32 कर दे। तो इससे क्या होगा? जैसे हम लोग यहाँ पे +32 करेंगे तो यहाँ पे बीच में सिर्फ f बचेगा और यहाँ +32 हो जाएगा और इस तरफ भी +32 हो जाएगा। और ऐसा यदि हम लोग करते हैं तो फिर से हमारा रैखिक आसमिका का जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक समान संख्या। तो अब देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि जब 9/5 इंटू 30 आप करोगे तो हमारा 54 आएगा और 9/5 इंटू 35 करोगे तो हमारा 63 आएगा। यानी कि इस आसमिका में जैसे ही आप हर एक तरफ +32 करते हो तो आपका क्या एक नया आसमिका बनेगा? 86 इज लेस देन f इज लेस देन 95। और आप ध्यान से देखो तो इसी बात को हम लोग एक और रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कि इस प्रकार इसी जो यहाँ पे ये आसमिका लिखा हुआ है इसी को हम लोग दूसरे रूप में कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में वो कितने के कितने बीच में है? 86 से लेकर 95 के बीच में है। और यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ो तो आपको यही पूछ रहा है कि जो हमारा यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर का जो गैप था वो 30 और 35 जो कि हमारा सेल्सियस में दिया हुआ था उसे हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना था, और जो टेम्परेचर का जो गैप है वो हमें फ़ारेनहाइट में निकालना था। और यहाँ पे आप देखिए कि वो जो टेम्परेचर का गैप है हमने इसे फ़ारेनहाइट में निकाल दिया और वो कितना आया? 86 से लेकर 95। यानी कि हम इस प्रकार तापमान का अवशिष्ट परिसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा और आप यह समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। मैं फिर से बता दूं कि जब भी आपके पास ऐसा प्रश्न है तो आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है और उस प्रश्न में जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं आपको उसे अपने नोटबुक पे नोट कर लेना है और फिर उस प्रश्न को समझते हुए दिए गए इंफॉर्मेशन के जरिए एक आसमिका को बनाना है और उस आसमिका को सॉल्व करके आपको दिए गए प्रश्न का हल मिल जाएगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक और उदाहरण का हेल्प लेते हैं, एक और उदाहरण की मदद लेते हैं। और यह उदाहरण आपके स्क्रीन पर है, लेकिन यह उदाहरण सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिए और इसे खुद बनाने का ट्राई कीजिए। दिए गए प्रश्न में जितना भी इंफॉर्मेशन है इसे आप अपने नोटबुक पर लिखें, इसे नोटबुक पर लिख कर उससे एक नया आसमिका को बनाएं और उस आसमिका को हल करने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसा किया होगा। तो चलिए हम लोग ऐसा करने का प्रयास करते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाएं ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम हो। हमने प्रश्न को पढ़ लिया। अब यदि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। जैसे कि यह कह रहा है कि कोई भी एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास एक 12% एसिड का कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसका 12% जिसमें 12% एसिड है, उसका कितना लीटर उसके पास है? 600 लीटर उसके पास है। यानी कि 12% एसिड का सॉल्यूशन एक निर्माता के पास, एक मैन्युफैक्चरर के पास कितना है? तो 600 लीटर है। और हमें क्या पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए। यानी जो निर्माता के पास है 12% वाला एसिड 600 लीटर, उसमें क्या हमें पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन में 600 लीटर वाला सॉल्यूशन में हम 30% अम्ल यानी 30% एसिड वाला सॉल्यूशन कितना उसमें मिला है ताकि जो नया सॉल्यूशन हमारे पास जो मिले, ये 30% एसिड वाला सॉल्यूशन को जब हम लोग 12% एसिड वाला 600 लीटर वाले सॉल्यूशन में जब मिलाएंगे तो जो नया सॉल्यूशन मिले उसमें जो एसिड की जो मात्रा हो वो 15% से लेकर
18% तक रहे। तो यही पूछ रहा है कि कितना 30% वाले अम्ल वाले विलयन का कितना लीटर हम लोग दिए गए 600 लीटर वाले में मिला है। तो चलिए हम लोग इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए पूछ क्या रहा है कि हम लोग कितना इसमें मिला है, यानी 30% एसिड का जो सॉल्यूशन है वो हम लोग 12% एसिड वाला सॉल्यूशन में कितना मिला है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग x लीटर मिलाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि 30% अम्ल के विलयन की मात्रा x लीटर है, यानी कि हम लोग x लीटर दिए गए x लीटर 30% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो x लीटर हम लोग 12% एसिड वाले सॉल्यूशन में मिलाएंगे। तो अब सोचिए कि पहले से जो 12% एसिड वाला जो सॉल्यूशन हमारे पास था वो कितना लीटर था, 600 लीटर था। अब उसमें यदि हम लोग x लीटर 30% वाला एसिड 30% एसिड वाला x लीटर यदि हम इस 600 लीटर में मिला देते हैं तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो कितना लीटर का रहेगा, तो 600 प्लस x, ये 600 लीटर किसका, तो 12% एसिड वाला है, और ये x किसका जो कि अभी हमने इसमें मिलाया है 30% एसिड वाला सॉल्यूशन। तो जो हमारा जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 600 लीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि हमें इस प्रकार से मिलाना है कि जो नया जो मिश्रण बनेगा, जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें अम्ल की मात्रा, यानी कि जो एसिड का जो मात्रा होगा, एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो 15% से अधिक होना चाहिए और 18% से कम होना चाहिए। इसको हम लोग आसमिका के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो 30% का x, यानी जो 30% एसिड सॉल्यूशन का जो x लीटर है वो और 12% एसिड का जो 600 लीटर है वो, दोनों का मिश्रण जो है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, 15% x का 15% का x प्लस 600, यानी कि ये जो नया सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ 30% x प्लस 12% का 600, इसमें जो नया सॉल्यूशन है इसमें जो हमारा एसिड की जो मात्रा होनी चाहिए वो कितना से ज़्यादा होना चाहिए, तो 15% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आप हम लोग ग्रेटर देन का सिंबल लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमें पिछले प्रश्न में यह भी कहा गया था कि 15% से तो अधिक होना चाहिए लेकिन 18% से कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग दूसरे आसमिका में यहाँ पे लेस देन का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो आसमिका प्राप्त हुआ, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब हम लोग दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारा हल निकल जाएगा। तो चलिए यदि हम सबसे पहले ये वाले आसमिका को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमें आसमिका दिया गया है वो 1% में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है। तो उसको हम लोग नंबर में चेंज कर लेते हैं, तो क्या होगा 30% ऑफ x क्या हो जाएगा 30x/100। उसी प्रकार से 12/100 इंटू 600 इज ग्रेटर देन 15/100 इंटू x प्लस 600। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो यह हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा 30x प्लस 7200 इज ग्रेटर देन 15x प्लस 9000 यानी 9000। फिर से यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि 15x इज लेस देन 1800, यानी कि ये वाला आसमिका से हम लोग कहाँ पे पहुँच गया, 15x इज लेस देन 1800 पे। उसी प्रकार से यदि हम ये दूसरा वाला आसमिका को सॉल्व करेंगे जो कि है 30% x प्लस 12% का 600 इज लेस देन 18% का x प्लस 600, तो इसको यदि हम नंबर में चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 30x डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 600 इज लेस देन 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x प्लस 600। अब यदि हम इसे और सिंप्लीफाइड रूप में लिखना चाहें तो इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 30x प्लस 7200 इज लेस देन 18x प्लस 10,000 यानी 10,800। और इसको यदि आप और सिंप्लीफाई में लिखोगे तो वह हो जाएगा 12x इज लेस देन 3600। अब यहाँ पे जो हमारे पास दो आसमिका जो आया था, इन दोनों आसमिका को हम लोग सिंप्लीफाइड रूप में लिख दिए और हमारे पास एक नया आसमिका बना, वो क्या है 15x इज ग्रेटर देन 1800 और 12x इज लेस देन 3600। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जो हमारा ये आसमिका बना 15x इज ग्रेटर देन 1800 और 12x इज लेस देन 3600, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x इज ग्रेटर देन 120 और x इज लेस देन 300। और यहाँ पर हमारा x क्या था, तो x हमारा क्वांटिटी था,
क्या का क्वांटिटी, तो हम लोग क्या का क्वांटिटी था, तो वो था कि हम लोग कितना लीटर दिए गए 12% के अम्ल के सॉल्यूशन में मिलाएं, यही हमारा क्वांटिटी था। ये एक्स क्या था हमारा, मान लीजिए कि 30% एसिड का जो क्वांटिटी था वही हमारा एक्स दर्शा रहा था, और हमें पूछ रहा था कि कितना परसेंट 30% एसिड का कितना लीटर हम लोग 12% एसिड के सॉल्यूशन में मिला है, ताकि दिए गए जो नया जो सॉल्यूशन में प्राप्त हो उसमें जो एसिड की मात्रा हो वो 15% से लेके 18% तक रहे। यही कह रहा था 15 से 18। तो हमें एक्स का मान क्या आया, 120 से ज़्यादा और 300 से कम, यानी कि इस प्रकार 30% अम्ल के विलयन की अवशिष्ट मात्रा 120 लीटर से अधिक तथा 300 लीटर से कम होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह दोनों उदाहरण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपको यह पता चला होगा कि किस प्रकार से हम लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आज के इस वीडियो के साथ हमारा यह लेक्चर, साथ ही साथ आज का यह अध्याय जो अब तक हम लोग रैखिक असमीकरण को पढ़ रहे थे वो हमारा समाप्त होता है। और अब एक भी टॉपिक इस अध्याय का नहीं बचा है। हमने सारे टॉपिक एनसीईआरटी के अनुसार जो इस अध्याय का सारा टॉपिक था वो हमने डिस्कशन कर लिया है, और इसी के साथ हमारे इस वीडियो के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग जल्दी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट अध्याय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।